पिछले कई दिनों से आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान के मुद्दे पर गोदी मीडिया और उसके लपट झंडे खूब उछल उछल के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो रिपोर्टिंग पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे मतलब नहीं है। यानी गोदी मीडिया भाजपाई पक्ष दिखा रहा है या अविमुक्तेश्वरानंद का पक्ष दिखाए या फिर दोनों को आपस में लड़ाए, बात वो नहीं है। बात यह है कि इस मुद्दे पर चर्चा से नुकसान भाजपा का है, लेकिन फिर भी यदि गोदी मीडिया चर्चा कर रहा है तो संदेह पैदा होता है, और नहीं हो रहा है तो होना चाहिए। मैंने आपको कई बार कहा है कि जब भी भाजपा को नुकसान देने वाले किसी मुद्दे पर गोदी मीडिया बोलने लगे, चिल्लाने चीखने लगे, तो समझिए कि उस नुकसान में कोई बड़ा फायदा देखा जा रहा है, बड़ी प्लानिंग है। सवाल यह है कि क्या यह पूरा षड्यंत्र यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को रास्ते लगाने का है, और क्या गोदी मीडिया भी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच फंस गया है, त्रिशंकु बन गया है, किसका ज्यादा दिखाएं, किसका कम दिखाएं, किसको हीरो बनाएं, किसको विलन बनाएं। जी हाँ, थोड़ी थोड़ी चर्चा यह भी हो रही है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ब्रांड है, उस ब्रांड को ही धूमिल करके ध्वस्त करके अगले चुनाव से पहले उनका पत्ता काटना है, और काटने के बाद जिसको बिठाना है वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में खुलकर बोल रहा है, और शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि ऐसे आदमी को सीएम होना चाहिए। उस पूरी कहानी पर तो चर्चा करेंगे ही। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के मसले पर भी चर्चा करेंगे, और इसी के साथ मामला सवर्णों का भी आ गया है। यूजीसी ने जो नई नियमावली बनाया है, सवाल है कि क्या भाजपा समझ चुकी है कि अब सवर्णों की जरूरत नहीं है, यूज एंड थ्रो कर दो। आपको याद होगा 2024 के चुनाव के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कह दिया था कि अब बीजेपी आत्मनिर्भर हो गई है, हमें किसी संगठन की जरूरत नहीं है, यानी आरएसएस की जरूरत नहीं है। देश की अमीरी गरीबी की खाई पर भी चर्चा करेंगे, और मूर्ता से लेकर शिक्षा तक कैसे तबाही मची हुई है उन सबको हल्का हल्का छूने का प्रयास करेंगे। वीडियो काफी शानदार होने वाली है, इसलिए आखिर तक देखिएगा, बहुत आनंद आने वाला है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है पूरी ईमानदारी के साथ। हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब करके टन से घंटी बजाना बिल्कुल न भूलें। काहे कि सारी कृपा घंटवे में अटकी है। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोरी नाजिक कलैया मरोड़ गयो रे। गाना सुने हैं कि नहीं? हो सकता है बड़े बुजुर्ग सुने हो, पर यह पक्का है कि जेन जी वालों ने नहीं सुना होगा। ये गीत मुगले आजम फिल्म का है, बाबा आदम के जमाने की मूवी है। नहीं, इतना भी नहीं है, फिर भी नए लोगों के लिए तो है, और उनके लिए तो हो ही सकती है जिनको इस देश को हिंदू राष्ट्र में बदलते देखने की तमन्ना है। उन्होंने तो जब से आंख खोली है तब से हिंदू मुसलमान का रायता ही फैलते हुए देखा है। फिर सलीम, अनारकली और जिल्ले इलाही का ख्याल आएगा भी कहां से? उन्हें तो बस इतना धुंधला सा याद है कि अनारकली डिस्को गई थी, उनको तो बस जो हमको लाए हैं उन्हीं को लाना है। बात यह है कि अपने विश्वगुरु ने इतना तगड़ा जाल बिछाया है कि लोग बुझिए नहीं पा रहे हैं कि गुरु हो क्या रहा है। अपने नए बॉस को कुर्सी पर बिठाए क्या कि बास फूल के कुप्पा हो गए, लगे विश्वगुरु से आगे चलने। अब जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया, उनको विश्वगुरु को पीछे ठेलना पड़ा। बताने वाले तो यहाँ तक बताते हैं कि उनके कान में कहना पड़ा कि पता है ना, साहिब के आगे और घोड़ा के पीछे नहीं चला जाता है। यही तो रहा दिल्ली का हाल। अब चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश में। देख ही रहे हैं आप लोग कि वहां संगम तीरे क्या हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। बाबा लोग आपस में जूतम पैजार किए हुए हैं। इसको कहते हैं राजनीति। संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत वाली बात हो रही है। एक संत की टेक है कि दूसरे संत के चेला चपाटी उनको आकर ससम्मान संगम स्नान के लिए कहें, या उनकी पालकी को उठाकर खुद दे लेकर जाके नहवा दे। तो दूसरे संत का कहना है कि जैसे और संत महंत नहा रहे हैं आप भी जाके नहा लीजिए, क्या करना है। अब ऐसी सिचुएशन में देश की फ्री राय देने की समृद्ध परंपरा जो है वो एकदम दनादन त्रिवेणी तट तक बहती हुई जा रही है। एक तो कहावत है ना कि बाप न मारे लोखड़ी, बेटा तीरंदाज। जिसको देखो वही ज्ञान ठेले पड़ा है। जो कभी खुदे लेडीज सूट में पुलिस के डर से भागे थे, वो बता रहे हैं कि शंकराचार्य जी को क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और संत का व्यवहार क्या होना चाहिए। आन के पाड़े दीन दिखावें, अपने घमावन करें, वही वाली बात है। आपको मालूम है कि नहीं, रामकिशन यादव सलाह देने वाले ई गुरु योग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। फर्जी वाले विदेशी धन लाने का दावा करने वाली टीम का हिस्सा भी थे, काला धन वापस लाने का प्रचार भी कर रहे थे। अब भुला गए हैं, उसका जिक्र नहीं करते, भुलाइयो कि नहीं करते, न ही बताते हैं कि इसके लिए उनका कौन सा योग और आसन चल रहा है। और अगर कोई पत्रकार गलती से सवाल पूछ ले कि बाबा कलवा धनवा का क्या हुआ, तो बाबा कहता है कि क्या करेगा, पूछ पाड़ेगा मेरी, ले पाड़ ले।
इनका कहना है कि संत को मान अपमान से परे रहना चाहिए। अब यह समझ नहीं आ रहा कि ये किस संत के लिए उपदेश दे रहे हैं। दोनों संतों को दुख इस बात का है कि पूरे देशवासी उनके स्वाभिमान को मिथ्याभिमान समझ रहे हैं। देश के लोग जो समझ रहे हैं वो सब तो दिख रहा है। सब कहते हैं कि ये लोग समाज के लिए जी रहे हैं, जबकि लग ये रहा है कि सब लोग अपनी अपनी ब्रांडिंग और पावर दिखाना चाहते हैं। एक संत के हाथ पूरे प्रदेश की कमान है, उनके हाथ पूरा प्रशासन तंत्र है, लिहाजा उनका स्वाभिमान बड़ा होगा ही और बहुत टेढ़ा भी है। दूसरे संत का मानना है कि वो सनातन धर्म के सबसे बड़े पीठ पर विराजमान है, फिर उनके आगे किसी और संत की क्या विसात, क्या है वो भले मुख्यमंत्री हो। माना जा रहा है कि इसका जल्द ही कोई समाधान निकल जाएगा, लेकिन एक प्रश्न तो उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो तिल का ताड़ बन गई। ये तिल का ताड़ ऐसे ही बन गया या फिर बनाने के पीछे भी कोई षड्यंत्र था। इन संतों के वार्तालाप में धार्मिक उद्धरणों का खूब प्रयोग हो रहा है, काल नेमी तक का जिक्र हो रहा है। माघ मेला की सर्द रातों में भी राजनीति ने वहां का तापमान बढ़ाए रखा है। विपक्ष के बड़े नेताओं के वहां पहुंचने के पीछे जहां राजनीतिक कारण थे ही, वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना कि जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बहुत कुछ अंदर खाने की बात कह जाता है। उनके इस बयान का मतलब है कि केंद्र ने अपरोक्ष रूप से इस मुद्दे को हैंडल करने की हरी झंडी दे दी है। सूत्र बता रहे हैं कि संघ इस संत समागम वाली बात से नाराज है। हो सकता है केशव इसीलिए ही दूत बनाकर भेजे गए हों। और अब तो शंकराचार्य कहने लगे हैं कि केशव जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। बहुत समझदार आदमी है वो। अब आप ही बताइए कि गैर सनातनियों के बीच इन संतों की क्या छवि बनेगी। बात नहाने को लेकर शुरू हुई थी और अब विशेष जंग में परिवर्तित हो गई है। बसंत पंचमी को पुरी के शंकराचार्य ने संगम व्यवस्था को जहां ठीक बताया, वहीं शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद प्रकरण पर कुछ भी न बोलकर उनकी जगह पत्रकार को झगड़ा लगाने की बात कहकर मामला को टाल गए। अब संतों की इस किचाइन में खुलकर राजनीति होती हुई दिख रही है। समूचा मेला क्षेत्र ही अखाड़ा बन गया है। यूपी की सियासत में जो माहौल पिछले कुछ महीनों से लगातार बिगड़ रहा है, उसमें ब्राह्मण जाति की बात को नजरअंदाज करने की बात चर्चा में खूब चल रही है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, उसके पीछे जाने के बजाय बस इतना समझ लेना ही काफी है कि राजनीति में चर्चा, पर्चा और खर्चा मायने रखता है। फिर से सुन लीजिए, राजनीति में चर्चा, पर्चा और खर्चा बड़ा मायने रखता है। 2027 में यूपी के भीतर चुनाव है। अखिलेश जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें कहीं से भी शंकराचार्य फिट नहीं बैठते और पहले लाठी भी मरवा चुके हैं, याद तो होगा ही आपको। फिर भी उनका शंकराचार्य से बात करने के पीछे बस एक कारण है, वो है ब्राह्मण वोटों को सपा के पक्ष में करना। उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाया है। उनको ही माघ मेला में अनशन पर बैठे शंकराचार्य के पास भेजा भी गया, खुद भी उनसे फोन पर बात की अखिलेश यादव। इन सब के निहितार्थ बस यही है कि अगले चुनाव में बाभन वोट मिल जाए। यदि ऐसा होता है तो सपा को सरकार बनाने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। वैसे यूपी में कहा जाता है कि बाभन जी सोर चले जाते हैं उधर सरकार बन जाती है। एक वक्त में बहन जी को सरकार बनाए थे, फिर थोड़ा बहुत सहयोग अखिलेश यादव को मिला और फिर भाजपा को एक मुश्ता मिल गया, हो गया खेला दुई बार। ऐसा ही कुछ प्रयास कांग्रेस के सूबाई सदर अजय राय ने माघ मेला प्रयागराज पहुंचकर किया। उनका भी शंकराचार्य से मिलकर उनके काशी के भीतर चलाए गए आंदोलन और उनके लाठी खाने के दौरान उसमें शामिल होने की बात कर कांग्रेस की छवि उदार हिंदुत्व के समर्थक के रूप में देश के समक्ष रखने की ही कोशिश लगी है। इन सारी लीला के पीछे जो बात खुलकर सामने आती है वो है किसी भी व्यक्ति विशेष का अपने को समाज और लोक के ऊपर मान लेने का अहंकार। जहां शंकराचार्य का यह कहना कि उनके विरुद्ध योगी प्रशासन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कुंभ के दौरान हुई भगदड़ और गौमाता की हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध की बात किया था, जिसे भाजपा ने नहीं माना। वहीं प्रशासन का कहना है कि स्वामी जी पालकी से जाना चाहते थे, वो भी इमरजेंसी मार्ग से। वहां लगे बैरियर को इनके लोगों ने तोड़ दिया। इन दोनों पक्षों के बीच जिस भी बात पर यह शर्मनाक घटना घटी, उससे एक बात तो साफ हो गई कि राजनीति की बिसात पर हमेशा आम आदमी ही मोहरा बनता है। आप ही एक बात सोचिए, जब सनातन धर्म सब में ईश्वर देखता है, तब क्या जिस समय वयोवृद्ध संत और नाबालिग बालिग बटुक पीटे गए, तब शंकराचार्य को दया नहीं आई? वो कहाँ थे? क्या उन्हें भी पुलिस उठा ले गई थी? आखिर वो अपनी पालकी से उतरे क्यों नहीं? यदि पुलिस ने उनकी पालकी को ले जाकर कहीं दूर भी रख दिया था, तब भी वो वहां से उनको ढूंढने चले क्यों नहीं गए? वो खुद ढूंढने की हालत में नहीं थे या फिर उनको भी कहीं नजरबंद कर लिया गया था? माघ मेला वैसे भी कुंभ की तरह नहीं होता। इसमें ज्यादातर कल्पवासी ही होते हैं जो एक माह तक रहकर सेवा परायण भाव से धर्म कर्म पूजा साधना करते हैं। फिर यहाँ शंकराचार्य का पालकी से जाना सवाल तो उठाता ही है, मगर सवाल यह भी है कि जब खुद पुलिस और थाना प्रभारी ही उनके
पालकी को स्कॉट करके ले जा रहा था, तो क्या उस व्यक्ति को भी मालूम नहीं था, पुलिस के अधिकारी को भी मालूम नहीं था कि पालकी वहां तक जाएगी कि नहीं? वहीं प्रशासन का भी बटुकों और संतों को पीटना कम दुखद नहीं है। इसको लेकर जहां सियासत दो खेमों में बटी नजर आ रही है, वहीं भाजपा लग रहा है कि अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। उसको लग रहा था कि कोई न कोई रास्ता दोनों पक्षों के बीच निकल ही आएगा, पर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। और जब नहीं दिखा तो केंद्रीय स्तर से उप मुख्यमंत्री को वहां भेजा गया हो, इसके आसार प्रबल हैं, क्योंकि इसका असर अब अन्य जगहों पर भी दिखने लगा है। देश के कई जगहों पर शंकराचार्य के पक्ष में प्रदर्शन हुए। इससे भाजपा को उसके वोट बैंक को प्रभावित होने का डर सताने लगा है। बीजेपी के 258 विधायक में से 42 ब्राह्मण विधायक हैं खाली यूपी में। 89 एमएलसी में 14 ब्राह्मण हैं। इनको नजरअंदाज करना संघ भी नहीं चाहेगा। अभी शंकराचार्य प्रकरण चल ही रहा था कि यूजीसी के नए नियम से भी बवाल खड़ा होना तय है। मामला सवर्ण छात्रों के ऊपर आए नए नियमों को लेकर है, जिसमें अब एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी भेदभाव का शिकार होने वाले श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इसके लिए अब देश के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक बोर्ड होगा जो इस तरह के मामले देखेगा। पहले जहां झूठी शिकायत करने पर जुर्माने का प्रावधान था, वहीं अब इसको भी खत्म कर दिया गया है। मतलब अब अगर किसी सवर्ण छात्र के विरुद्ध कोई शिकायत शोषण की दर्ज होगी, तब उसके झूठे पाए जाने पर भी शिकायतकर्ता छात्र का कुछ नहीं होगा। ऐसी स्थिति में भयंकर दुरुपयोग की संभावना बढ़ गई है। एक बार फिर इस कानून के चलते देश के भीतर जातिगत वैमनस्य के फैलने के आसार प्रबल हो गए हैं। याद कीजिए 90 के दशक को, जब मंडल कमीशन की सिफारिश ने देश को अजीब तरह से बांट दिया था। समाज, राजनीति, व्यवसाय सभी इससे प्रभावित हुए थे। आज भी गाहे बगाहे नहीं, प्रायः इस तरह के मामले देखने को मिल ही जाते हैं। हालांकि यदि आप जाति से ऊपर उठकर कानूनी रूप से प्रैक्टिकल होकर इस चीज को देखेंगे तो नजर आएगा कि गड़बड़ तो है। किसी को भी एकमुश्त अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वो दूसरों के अधिकारों को लूट ले। दुनिया की कोई भी अदालत दोनों पक्षों को सुने बिना फैसला नहीं करती और दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भीतर एक आईएएस महोदय ने एक बयान दिया, जिसके विरोध में भी उसी तरह की सामाजिक विद्वेषपूर्ण बातें कही गईं। रोहित वेमुला और एक भील डॉक्टर की आत्महत्या का मामला सारे देश में गूंजा था। जब भी इस तरह की घटना घटती है, समाज में विघटन की स्थिति पैदा होती है, तब उसके पीछे भी राजनीति का ही मुख्य हाथ होता है, यानी राजनीति ही बांटती है। भाजपा जो आज इस देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसका नियंत्रण फिलहाल महामानव के पास है। ऐसे विषुगुरु और नॉन बायोलॉजिकल के बिना संज्ञान के ये नियम कैसे बने होंगे, सोचने वाली बात है। तब जाहिर है कि उसके पीछे कोई न कोई वजह तो जरूर होगी। जिस समय मंडल कमीशन का जादू राजनीति के हर क्षेत्र में चल रहा था, संसद से लगाए ग्राम पंचायत तक हर जगह विचार की जगह जातीय राजनीति ने अपना विस्तार कर लिया था, उस समय भाजपा के माध्यम से कमंडल की राजनीति परवान चढ़ी थी। इसी राजनीति के सूत्र ने तमाम जातिगत और सामाजिक नए फार्मूले भी खोजे, फिर भी कोई इसके सामने टिक नहीं पाया। ऐसे में ये यूजीसी वाला नियम ऐसे ही बन गया होगा, समझ के बाहर की नहीं जनाब, समझ के भीतर का मामला है। जानबूझकर इसको लाया गया है। ओबीसी को इस दायरे में लाकर भाजपा ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो दलितों और पिछड़ों की सबसे बड़ी हितैषी है। हो सकता है कुछ राज्य के सवर्ण मुख्यमंत्रियों को बदलना भी पड़े, तो उससे भी कोई गुरेज नहीं है। भाजपा को ये पता है कि सवर्ण वोटर जाएंगे कहां, आएंगे घूम फिर के, वो तो मजबूर है। यदि इन जातियों की एक तरफ से ज्यादा दबाव बनाने का प्रयास होगा, तब पार्टी की कमान भी पिछड़ों के हाथ में दे दी जाएगी। पार्टी को एक तीर से दो शिकार का फायदा होता दिख रहा है। एक सवर्ण नेताओं का दबाव कुछ ज्यादा ही पार्टी पर बढ़ता जा रहा है, जिससे बीजेपी को अन्य जाति समीकरणों में असंतोष फैलता हुआ दिखने की बात होती रहती है। वैसे भी भाजपा अब स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। संघ का दखल अब न के बराबर दिखता है। राम मंदिर बनिए चुका है, हिंदुत्व का मुद्दा अब वोट बटोरू रहा नहीं, भाजपा उसे जान समझ चुकी है। एक तरफ जब मेडिकल में 40 नंबर पर भी एमडी और एमएस करने का नियम आ गया हो, तब इसका आना भी वैसा ही है जैसे इसको लेकर अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमडी एमएस की सीटें खाली जा रही हैं। इनको भरने के लिए ऐसा रास्ता निकाला गया है। इसके पीछे शायद ये तर्क दिया जा रहा है कि छात्र ने जब एमबीबीएस की पढ़ाई कर ही लिया है, तब उसको बेसिक पता ही है, फिर पीजी कर ही लेगा। मतलब यदि आपके पास ये है तब आप डॉक्टर, इंजीनियर जो चाहे बन सकते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या हम ऐसे भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे? ऐसे तो हम अमीर गरीब के बीच की खाई को बढ़ा देंगे। अभी हाल ही में दावोस में संपन्न हुई WEF की बैठक के पहले ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने डराने वाली बात सामने किया। रिपोर्ट बता रही है कि अमीर लोगों के पास राजनीति में आम आदमी के मुकाबले 4000 गुना अधिक पहुंच है। यानी सोचिए कि 4000 अमीर लोग राजनीति में एंट्री मार सकते हैं।
और गरीब आदमी, आम आदमी एक की संख्या में, यानी वो 4000 आप एक गरीब आदमी। इसका मतलब है कि देश की नीतियां भी उन्हीं के हिसाब से बनेंगी और दिख भी रहा है। इनकी संपत्ति बीते साल 2025 में ही पिछले 5 सालों की तुलना में 3 गुना तेजी से बढ़ी है। देश की संपत्ति किन सेठों के हाथों में जा रही है पता ही है, और किसके हाथों से जा रही है, आपके। यानी पिछले 5 सालों की तुलना में 2025 में 3 गुना तेजी से संपत्ति बढ़ी है, जिसका भारतीय रुपए में मूल्य 16,60,000 करोड़ रुपए है। चलिए अब जरा इसे भारत में देखते हैं। देश के भीतर 10% की आबादी के पास देश की आय का 58% हिस्सा है। 50% आबादी के पास महज 15% ही राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। बाकी बची 40% लोगों के पास देश की राष्ट्रीय आय का 37% हिस्सा है। इतनी भारी असमानता के बीच हम जिस तरह की आर्थिक नीतियों को बना रहे हैं, उसमें तो आम आदमी कहीं खड़ा भी होने लायक नहीं बचेगा। राष्ट्रीय सेठ जी के संदर्भ में राजनीतिक पहुंच वाला डेटा सही साबित होता है। इनकी राजनीतिक पहुंच किसी भी देश के अन्य सेठ जी लोगों से ज्यादा है, इसलिए उनके हाथ में तमाम संसाधन है, देश की संपत्ति है, राष्ट्रीय शिक्षा प्राइवेट, बढ़िया इलाज प्राइवेट, आमदनी इतनी कम कि 2 जून की रोटी जुटाना भी आम आदमी के लिए दुर्लभ हो चला है। 5 किलो राशन के भरोसे जिंदा है, लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। अब इतना सब देखने के बाद कितना हास्यास्पद लगता है महामानव का सपना कि 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा। जब चीन अपना नया सूरज, चांद और रोज नई तकनीकी खोज रहा है, तब हम अभी विज्ञान वर्ग में छात्रों को दाखिला तक नहीं दिला पा रहे। देश के प्राइवेट खुले ज्यादातर इंटर कॉलेजों में विज्ञान की प्रयोगशालाएं तक नहीं है। अभी भी हमारे देश में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के अवसर पर मुख्य धारा का मीडिया ज्योतिषियों को बिठाकर इंसानों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को विस्तार से दिखाता है, नौटंकी फैलाता है। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि मुख्य धारा का मीडिया, यानी गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, कभी एक ग्रहण काल से दूसरे ग्रहण काल के बीच पड़े सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को प्रस्तुत करता हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देता हो, कभी भी इसके वैज्ञानिक विवेचना को दर्शाता कोई आधिकारिक कार्यक्रम भी नहीं बनता। कोविड के दौरान इलाज की जगह थाली बजाकर और दीप जलाकर कौन सा दैवीय प्रयोग किया गया था, यह आज भी शोध का विषय है, किसी को पता नहीं, नॉन बायोलॉजिकल को भी नहीं पता है। आज के दौर में भी इसी देश में ही गोबर से कैंसर का इलाज खोजने के लिए बाकायदा ग्रांट दे दिया जाता है, यानी आपका पैसा, और जिसमें आज तक इलाज के नाम पर कुछ नहीं निकला। भला गोबर से कौन सा इलाज निकल सकता है, मगर भारत में निकल सकता है। जब लोगों की बुद्धि में गोबर हो सकता है तो गोबर से कैंसर का इलाज काहे नहीं निकल सकता। यहां भी भयंकर भ्रष्टाचार मिला। भारत पीएचडी करने वाले शीर्ष 5 देशों में शुमार है, पर आबादी के हिसाब से देखेंगे तो यह आंकड़ा 0.1% है, यानी 1000 में 1। इस पीएचडी की भी अजब प्रेम की गजब कहानी वाली बात है। कला संकाय में जो पीएचडी होती है उनका हाल आपको पता ही है, बाकायदा रेट तय है। ये समान रूप से दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक आसानी से उपलब्ध है। एक कला संकाय की पीएचडी की डिग्री लगभग 3 लाख के आसपास होती है। 10-20 हजार ऊपर नीचे हो सकता है, वो आपके बार्गेनिंग पावर पर निर्भर करता है। घोस्ट राइटर आसानी से उपलब्ध हैं, जिनके पास गाइड, प्रोफेसर सब उपलब्ध है। इनको हायर करिए और बन जाइए डॉक्टर हचक सिंह फेंतेदार। बनवाइए ग्राम का सामुदायिक केंद्र, ग्रामीण शोध संस्थान की इमारत, शहर से गांव को जोड़ने वाला भरभरा कर गिर जाने वाला बाढ़ में पुल। यदि यूं ही चलती रही देश की विकास की रेल और बनती रही ऐसी ही आर्थिक और प्रबंधन की नीतियां, तब जरूर किसी न किसी दिन सेठ आकर बोलेगा कि अरे नेता तुम हटो, जब हम ही को चलाना है तो बैकडोर से काहे चलाएंगे, सामने बैठ के चलाएंगे। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा दिन आए नहीं, लेकिन आ भी गया तो आप क्या कर लेंगे। आम आदमी कर भी क्या सकता है, आम आदमी तो होता ही है आम आदमी। बात पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।